So we are starting with chapter 1, Constitution, why and how. देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आपको समझना है कि आपने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या आपने इतना पढ़ा पॉलिटी में, देर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एवरी कंट्री, देर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो वाई इज़ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड? क्या ज़रूरत होती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बिना देश नहीं चल सकता है? संभव नहीं है. संभव नहीं है. क्या क्या दिक्कत होगा? क्या नहीं हो सकता है? सर अपने अपने तरीका से रूल रेगुलेशन, सबसे पहले कोई लीडर ही नहीं होगा. कोई लीडर ही नहीं होगा. क्यों? लीडर से थोड़े, लीडर के लिए संविधान की क्या जरूरत है? तो तानाशाह वाला बात हो जाएगा ना. तानाशाह वाला बात है. तो इस पे क्या कहते भुला गए? डिक्टेटरशिप वाला. सब अपना अपना मन मर्जी से चलाएगा. तानाशाह डेमोक्रेटिक कंट्री जो थी है, डेमोक्रेटिक फॉर द पीपल. चलिए, अच्छा देखिए, जैसे आपने इतनी बातें कही, मुझे अच्छा लगा. यही मैं आपसे आंसर में भी चाहता हूँ. जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा, आपको नॉलेज है कुछ, आपने उसको बताया थोड़ा बहुत जिन शब्दों में भी कि हाँ सर डिक्टेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ गए, अच्छा लगा, आपने जवाब दिया. उसी तरह जब मैं लिखने के लिए आंसर देता हूँ, तो जब मैं कहता हूँ कि लिखिए, तो वैसे ही है जैसे आप अभी बोल रहे हैं, वैसे ही जो समझ में आया लिखना है. ये ज़रूरी नहीं कि हम पहले ही से बड़ा ही अच्छा सुंदर एक क्राफ्टेड आंसर लिखें. आप रफ में जो लिखिए ना, लिखते लिखते सब धीरे धीरे हो जाएगा. पहले आप रफ वे में, जैसे मैं कहता हूँ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आपको जो समझ में आए उसमें आप लिखने की कोशिश कीजिए. समझ गए? हो सकता है कुछ पॉइंट्स ही हो, ये हो शॉर्ट में, ट्राई टू डू. तो अच्छा लगा आपने ऐसे जवाब दिया. ठीक है, देखिए अब इसमें आपको बताता हूँ. क्या कहते हैं, भुला गए. और तो क्या तानाशाह को ऑटोक्रेटिक बोलते हैं. उसके अलावा और कोई मीनिंग? डिक्टेटरशिप, डेस्पोटिज्म भी कहते हैं, डिस्पॉट्स भी कहते हैं डिक्टेटर्स को. पुराना वर्ड है, DESPOTS. डिस्पॉट्स हो गया, डिस्पॉट या डिस्पॉट्स, ठीक है. और क्या था? डिक्टेटर हो गया, ऑटोक्रेट हो गया, DE हो गया, DE हो जाएगा. किस DI. अच्छा, डिक्टेटरशिप. टिरेंट भी कहते हैं कई जगह, TYRANT, कई वर्ड हैं. जैसे औरंगजेब, बलबन, जैसे को टिरेंट कहा जाता था. ठीक है. जैसे आजकल का वो है, क्या नाम, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया के हैं. तो देखिए यहाँ सवाल उठता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज़ द नीड फॉर देखिए, इट इज़ बहुत अच्छे से आपको लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ. कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ. वाई means why there is need for, why should be there be constitution, and how, कैसे, how constitution comes. These are the two important questions that we'll be understanding in this chapter. First, the need for constitution, and second, the process of making constitution. ठीक है. तो देख, see here it will be given introduction. Okay, introduction, can you read it there? This book is about the working of the Indian Constitution. हाँ. This book is, वहाँ देखिएगा ध्यान से, this book is about the working of the Indian Constitution. ये बुक जो है कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काम कर रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हमने पढ़ना है इस किताब में. इन द चैप्टर्स दैट फॉलो you will read information about various aspects of working of our constitution. जो चैप्टर आगे आएंगे उनमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग जो पहलू हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं इस देश में. वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, बहुत, मतलब आपको कह रहा हूँ, आपके लिए यही गीता, महाभारत, रामायण है, जान लीजिए. जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊँगा,
ये मानिए कि आपके लिए यही रामायण है, आपके लिए यही वेद, यही सब कुछ है, ग्रंथ है। बहुत ही सैक्रेड, बिल्कुल डिवोशन से इसको पढ़िए। इतना बढ़िया ये है कि आपको आसमान पर पहुंचा देगा। ये सादे अक्षर है ना, जिनको कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अगर मुझ में विश्वास है, श्रद्धा है, तो जानिए कि ये आपको आसमान पे पहुंचा सकता है, अगर इन अक्षरों को, इन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लिए तो। बहुत ध्यान से, बिल्कुल मन बांध के सुनिए और समझिए, एक एक वर्ड, एक एक लाइन। कि वी विल रीड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वेरियस एस्पेक्ट्स यानी पहलू, डायमेंशंस, किस तरह से हमारा संविधान काम कर रहा है, उसके अलग अलग पहलुओं को हम इस किताब में, इस लेसन में, इस स्टडी में जानेंगे। यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है? इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर। क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं होती हैं। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है? संस्था ही है। नहीं, संस्था तो है, बट उसका मतलब क्या होता है? देखिए, इंस्टीट्यूशन जो होता है उसके कई मतलब होते हैं। पॉलिटी में अलग मतलब होता है, सोशियोलॉजी में थोड़ा अलग। जैसे सोशियोलॉजी में आप पढ़ेंगे मैरिज इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन पॉलिटी में मतलब होता है, या जुड़ा ही हुआ है सोशियोलॉजी से, एनी ए प्रैक्टिस बिलीफ। लिख लीजिए, लिखवा रहे हैं आपको। इंस्टीट्यूशन हाँ। इन पॉलिटी पहले लिखेंगे। नहीं, डैश देके लिखिए। एनी बिलीफ, एनी बिलीफ, एफ। हाँ एफ, कॉमा, कस्टम, कॉमा, ऑर्गेनाइजेशन, और अ बॉडी स्लैश एंटिटी, ENTITY, अच्छा, इन एंटिटी। कैपिटल। ठीक है, ठीक है, लिख दीजिए कैपिटल से। एंटिटी दैट इज इन एग्जिस्टेंस for a long period and accepted and valued by the society। फुल स्टॉप। ठीक है। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिवाज, कोई प्रथा, कोई बॉडी, से बिलीफ मतलब यहाँ पे विचार, मान्यताएं जो कि लंबे समय से चली आ रही हैं और सभी लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं और उसको वैल्यू भी करते हैं। समझ गए? बिलीफ यहाँ पे क्या है? विश्वास, मान्यता, मान्यता भी कर सकते हैं। हाँ, मान्यता, बिलीफ तो विश्वास होता ही है, मान्यता भी होता है। जो हम मानते हैं। जैसे हम मानते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है, तो ये क्या है? ये हमारी सोच है जो
मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक लाइक दैट कि हमेशा सच की जीत होती है। दिस इज अ बिलीफ, समझ गया। तो यहाँ कहा जा रहा है इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के जो कई बॉडीज हैं या प्रैक्टिसेस हैं। और ऐसे नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर में इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्था हो जाएगा। देखिए इंस्टीट्यूशन का मतलब नॉर्मल में संस्था, हाँ ठीक है ऐसे, और ये अगर अंदर में यूज करेंगे तो इस सब का इतना हाँ ये ज़्यादा सब हो meaning हो जाएगा। जाएगा। हाँ। तो ये सब में यूज कर सकते जैसे हैं कहने का institution। मतलब है इंस्टीट्यूशन का मतलब एक चीज़ है कि जो लंबे समय से चला रहा है और जिसको सभी लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसको वैल्यू करते हैं, समझ गए। तो सोशियोलॉजी में तो खैर बहुत ब्रॉड इसका मतलब, सोशियोलॉजी में तो समझाना पहले कई क्लास में पड़ता है टीचरों को कि व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशन, कई क्लास लग जाता है बच्चों को समझाने में, क्योंकि दीज आर फाइनर कंसेप्ट्स जो जल्दी समझता नहीं, क्योंकि टेक्निकल इन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हैं। टेक्निकल ऐसा नहीं कि बता दी कि ये कुर्सी है, ये मेज़ है, ये टीवी है, ऐसे नहीं बता सकते, इसको समझाना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ कह रहा है वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट। अब इस इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिसेस भी आ रहा है गवर्नमेंट का, ट्रेडिशंस भी आ रहा है, बॉडीज भी आ रहा है, बिलीफ्स भी आ रहा है, सब आ रहा है जो यहाँ आपको बताया गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो क्योंकि अभी देखिए इंस्टीट्यूशन शब्द का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं कांग्रेस कि द बीजेपी और द गवर्नमेंट इज इरोडिंग द इंस्टीट्यूशंस, द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ये शब्द बहुत आ रहा है। आपसे पूछ देगा आप क्या पूछ रहे हैं टीचर वहाँ, इंस्टीट्यूशन तो बहुत लड़का बता ही नहीं ठीक है ना। पाएगा। तो अभी जैसे आ रहा है कि द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रॉइंग द इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री, ऐसा बार बार आरोप लगा रहे हैं पढ़े लिखे कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, जयराम रमेश हो गए, या जो भी लोग हैं, या और भी बहुत से लोग हैं कांग्रेस के, नहीं सभी पार्टी के। जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर लिया है, जिसके खिलाफ केस किया हुआ है अभी इन्होंने, कांग्रेस ने पढ़ाई था अभी आपको, कंडक्ट ऑफ रूल्स इलेक्शन का, उसको इन्होंने रिफॉर्म किया है, चेंज किया है, तो उसको केस किया है। इलेक्शन कमीशन को कर लिया, आरबीआई को कर लिया, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को कर लिया है। तो ये सब क्या है, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट जिनके बारे में हम जानेंगे। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, एक तो जो लंबे समय से चला रहा है, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो भी आपका बिलीफ्स हैं ये सब है ना, जैसे हम समाजवाद है, भाईचारा है, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी, ये सब बहुत लंबे समय से हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं, विश्वास। तो यही है, यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर। यहाँ अभी जो इस लेवल पर बताया जा रहा है, यहाँ बहुत नैरो लेवल पर बताया जा रहा है आपको, क्योंकि ये अभी आप लोग नए स्टूडेंट जो है, ये 11th के लिए क्लास बुक है, तो जो 11th में बच्चा आता है उसके लिए लिखा गया है, तो उसको नैरो सेंस में यहाँ सिर्फ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट से मतलब है, लिख लीजिए। Here, in a narrow sense, institution means organ / body, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट, हम जानेंगे जो सरकार के अलग अलग अंग क्या होते हैं, कौन कौन सी बॉडीज होती हैं सरकार के अंदर इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर, और उनका आपस में किस तरह का रिलेशन होता है, समझ गए। इसी पर हमारा पूरा स्टडी फोकस होगा।
से एंटिटी मतलब क्या कहेंगे इसको? एंटिटी वर्ड कहते हैं किसी भी एक इकाई को, एक Entity चीज, तो कोई जान भी रहे हैं, यहाँ एक पे भी चीज, वही चीज है। बस वही है। और ये जो एस्पेक्ट है, डायमेंशन भी इसको कह सकते हैं। हाँ, डायमेंशन मतलब भी पहलू होता है। हाँ, 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 ओके। ठीक है। सो But- वन क्वांटिटी हो गया एंटिटी, वन क्वांटिटी नहीं, वन बॉडी। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आइडेंटिटी, कुछ भी, हाँ हाँ हाँ, इसको एनी लिख लेते हैं। इंडिविजुअल थिंग, वन वन पार्टिकुलर Particular थिंग। पार्टिकुलर थिंग। ठीक है। yes sir। आगे देखिए। बट, ठीक है, यहाँ फोकस करिए, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। Constitution। We are trying to study about the institutions of government and their relationship with each other. We are going to study the various institutions of the government in our country and their relationship with each other. सरकार की क्या क्या संस्थाएं हैं और उनका आपस में किस तरह का संबंध है। How do they react to one another? How are they related with each other? समझ में आ रही बात? But before you begin to read about elections, governments and presidents and prime ministers, it is necessary to understand that the entire structure of the government and the various principles that bind the institutions of government have their origin in the Constitution of India. समझ में आई बात? Entire structure of government and the various principles of that. The entire structure of the government and the various principles that bind the institutions of government have their origin in the Constitution of India. क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं सरकार के अंग क्या क्या होंगे, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, वो कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सरकार का, द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, पूरा स्ट्रक्चर एंड वेरियस प्रिंसिपल्स, एक तो कहा दिया यहाँ पर स्ट्रक्चर और दूसरा कह दिया प्रिंसिपल्स। यहाँ पे सिद्धांत ही है ना। हाँ, कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का, और जिन सिद्धांतों उसूलों पे वो चल रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, दे हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बांधे हुआ है ना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे सिद्धांत दिए हुए हैं उन्हीं सिद्धांतों पर ये चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, उसी हिसाब से ये काम करते हैं। तो इसका मतलब आपको क्या बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक वो चीज़ है जिसमें किसी देश के सरकार, उसके जो संस्थाएं होती हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, जो प्रिंसिपल्स जिन पे वो काम करेंगी वो डिफाइंड होता है, वो आपस में कैसे रिलेटेड होंगी, कैसे काम करेंगे, कैसे एक दूसरे से उनका रिलेशन होगा, ये डिफाइंड होता है। तो अब समझ में आया कि संविधान का क्या ज़रूरी होता है। आपने कहा कि सर डिक्टेटरशिप हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप भी होता है, कई देशों में है। संविधान के होते हुए भी डिक्टेटर होते हैं, ऐसा थोड़े नहीं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप कहते हैं। मोनार्की भी जैसे इंग्लैंड में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, कॉन्स्टिट्यूशन में ही मोनार्क को जगह दिया हुआ था। तो वो तो अलग बात हो गया। हाँ, यहाँ पे तो जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए भी डिक्टेटरशिप होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये नहीं तय होगा कि डिक्टेटरशिप होगा कि नहीं, कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें एक लिखित में, या बहुत जगह अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है बहुत से देशों में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सब जगह नहीं होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग।
तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि वहाँ जो भी जिस जगह की बात कर रहे हैं, जिस देश की बात कर रहे हैं, वहाँ शासन गवर्नमेंट कैसे चलेगा, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नमेंट कैसे चलेगा। अगर ये नहीं होगा तो एनार्की हो जाएगा, केओस हो जाएगा, अराजकता हो जाएगा, जिसको जो मन है करता फिरेगा, क्योंकि कहीं क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ कि किसको क्या करना है। तो ये जो है एक डिफाइन करता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल बी रन इन एनी प्लेस, एनी कंट्री, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स इट विल रन, with what objectives it will run. Are you getting? Yes. So if there is no constitution, it will lead to anarchy. जैसे पहले है, पहले के मिडिवल पीरियड में क्या होता था कि आपने देखा, अभी मूवी बनी, बहुत चली हिंदुस्तान में, बाहुबली, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो वहाँ राजा का वचन ही शासन होता था, तो लोग अनार्की में रहते थे। पता चलेगा कब राजा का क्या वचन हो जाएगा, वही शासन हो जाएगा। इस राजा का कुछ वचन है, बेटे का वचन कुछ और हो जाता था, तो उसका शासन दूसरा हो जाता था। समझ गए? आज ये राजा है, उसके कुछ और पॉलिसी है, अगला उसका बेटा आया तो वो कुछ और पॉलिसी अडॉप्ट कर लेता था। या वही राजा है, पिछले साल कहा उसने ये फैसला है किसी मामले में, अगले साल उसने कुछ और फैसला कर दिया। तो इसके लिए जरूरत हुई जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक फिक्स्ड रूल्स की, कि हाँ, ताकि लोग हाँ जान सके कि क्या हमें करना है और क्या सही है क्या गलत है। समझ रहे हैं? और तो पहले अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, बाद में फिर देखा कि भाई अनरिटन है तो पता नहीं है, कभी बहस में कुछ हो जा रहा है कि कभी कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि वो तो लोगों के ओरल इंटरप्रिटेशन पर एग्जिस्ट कर रहा है। तब उसको लिखित की जरूरत हुई कि भाई लिखना जरूरी है, लिखित नहीं रहेगा तो सब कुछ का कुछ लोग कहते रहते हैं। तो देन द आइडिया ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड नाउ वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। आपने पढ़ा ना मॉडर्न इंडिया में कि रूल ऑफ लॉ लाया ब्रिटिश ने, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही था एक तरह से, क्योंकि उससे पहले क्या था ब्रिटिश ये मिडिवल टाइम्स में कि वचन ही शासन होता था, द किंग्स वर्ड वाज द लॉ। सो देयर, आप पढ़े हैं, सब जुड़ा हुआ है, याद करिए कि देयर अरोज अ नीड फॉर डेफिनिट लॉज, कि कल को मुकर नहीं सके, कल को हमें कोई गलत नहीं ठहरा सके, भाई हम तो कानून के हिसाब से किए हैं। एंड एवरीवन शुड नो क्लियरली व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो द न्यू सेट ऑफ लॉज वर डिफाइंड बाय द ब्रिटिश, कोडिफाइड, मैकॉले कमिटी, मैकॉले लॉ कमीशन। तो उसी तरह देश में, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ते हैं इंडिया में तो वो वहीं से शुरू होता है, उसमें आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि कानून बनने की शुरुआत तब से हुई थी। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट डिफाइंस हाउ अ प्लेस विल बी गवर्न्ड, व्हाट विल बी द इंस्टीट्यूशंस, हाउ दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे विल वर्क, व्हाट प्रिंसिपल्स दे विल वर्क अपॉन, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स, क्या लक्ष्य होंगे, सरकार जो बनेगी तो वो किस लक्ष्य पे के साथ काम करेगी, क्या लोगों को लूटना उसका लक्ष्य होगा, क्या अपनी जेबें भरना उसका लक्ष्य होगा, क्या दूसरे देशों के साथ खाली लड़ाई करना उसका लक्ष्य होगा, क्या उसके गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो ये सारी बातें डिफाइन किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आई? तो व्हाट इज द नीड? सो देखिए, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न व्हाट वी विल लर्न। सबसे पहले व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, संविधान का क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन समाज को क्या करता है, क्या देता है, क्या फायदा होता है समाज को कॉन्स्टिट्यूशन से। हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, समाज में पावर, शक्ति का बंटवारा, शक्ति को हम सत्ता कहते हैं, पावर कहते हैं,
तो पावर का एलोकेशन कैसे कैसे, यानी किसको कितना पावर दिया जाए समाज में, ये संविधान बताता है। एंड व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, ये भी हम जानेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से आखिर हमारा संविधान बना। इसको अभी लिखेंगे कैसे? हाँ, हम लिखाएंगे के बारे में हाँ। अभी लिखेंगे कैसे इसको? हाँ लिखवाएंगे। समझ गए व्हाट आर द क्वेश्चंस बिफोर अस? व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, what a constitution does for the society, to the society, how constitutions govern the allocation of power in society, and what was the way in which the constitution of India was made. ये 11th स्टैंडर्ड का है बुक, 11 का है। Yes, okay, यस सर। now why do we need a constitution? The first question is why, था ना constitution, why and how. So this is the why. Why do we need a constitution? The first question is why do we need a constitution? क्यों जरूरत होती है? What is a constitution? What are its functions? अभी देखिए इसको अलग अलग क्वेश्चंस में तोड़ा है इन चीज को। मतलब कहने का मतलब है ये जो हमारा पढ़ेंगे इसमें हम एक इंक्विजिटिव फॉर्म में पढ़ेंगे। वी विल आस्क क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द आंसर्स। समझ गए? दिस विल बी आवर मेथड ऑफ स्टडी। वी विल रेज क्वेश्चंस and we will try to find answers to them. तो यहाँ है कि why do we need a constitution? तो इससे जुड़ा इसने सवाल यहाँ उठाएंगे कि what is a constitution? सबसे पहला कि what is a constitution? Then what are its functions? क्या करता है, क्या functions होते हैं? What role does it perform for a society? समाज के लिए इसका क्या भूमिका होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रोल प्ले करता है? हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, हमारे डेली के जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह अपना भूमिका निभाता है? हमें क्या संविधान से लेना देना है अपने डेली के लाइफ में? आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक। इन सब सवालों का जवाब देना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें एक सवाल पढ़ के लग सकता है। सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब मैं सड़क पर चल रहा हूं, वहां कोई पुलिस वाला है, कोई भी आदमी है, वो मेरे साथ क्या बिहेवियर करेगा या मैं उसके साथ क्या बिहेवियर करूंगा या समाज में लोग जो है वो कैसे आपस में बिहेवियर करेंगे, इस कोऑर्डिनेशन को तय करता है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कोई आदमी जा रहा है और पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है, कहता है जेब में जितना माल है ढीला करो, तो वो उसके साथ जो मन चाहे कर सकता है। आदमी डर जाएगा, अरे भाई यहाँ तो आते हैं तो पुलिस वाले लूट लेते हैं, या कोई उसको जेल में बंद कर दे सकता है, कोई उसको पीट सकता है, कोई भी। तो किस तरह से लोग एक दूसरे से बिहेव करेंगे ये कोऑर्डिनेशन बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। एश्योरेंस हमें एक विश्वास होता है कि भाई पुलिस वहाँ है, दे विल इम्प्लीमेंट द लॉ, वो देखेंगे कि मेरे साथ कोई गलत नहीं करे, वो सुरक्षा, पुलिस है तो सुरक्षा है, वहाँ कोई चोरी नहीं करे, हमको लूट नहीं लेगा।
कोई हमको गलत मेरे साथ बिहेवियर नहीं करेगा। ट्रैफिक पुलिस है तो हमें एश्योरेंस होता है कि सब लोग अपने अपने कायदे से चलेंगे। तो इट गिव्स अस एश्योरेंस, ये हमें एक सुरक्षा की भावना देता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ ए रीजनेबली लार्ज ग्रुप। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप जो है एक बहुत बड़े ग्रुप के एक मेंबर हैं। मतलब जैसे वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने कोई धर्म को मान लीजिए कि हाँ मैं हिंदू धर्म का एक आदमी हूँ, हिंदू धर्म जिसमें बहुत सारे लोग हैं, या अपनी कोई जाति को लेके मान सकता है कि हाँ मैं इस जाति का हूँ, या कोई जगह को कि हाँ मैं बिहार का एक सिटीजन हूँ, मैं बिहार में रहने वाला एक आदमी हूँ, बिहार में बहुत से लोग रहते हैं। किसी भी तरह का ग्रुप आप मान सकते हैं। मान लीजिए कि आप बिहार के मानते हैं कि बिहार का मैं एक रहने वाला हूँ और मेरी तरह बिहार में लगभग 10 करोड़ लोग रहते हैं। समझ में आ रही बात? फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और आप आगे कल्पना कीजिए कि इस ग्रुप के जो लोग हैं उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये गुण हैं, लक्षण। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे बिहार के लोग हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। तो आप एक ग्रुप के मेंबर हैं जिसके लोग बहुत अलग अलग तरह के हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजियंसेस, यानी वो अलग अलग धर्मों को पालन करते हैं। सम आर हिंदूज, सम आर मुस्लिम्स, सम आर क्रिश्चियंस एंड सम परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल। कुछ ऐसे भी हैं जो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं। They are also varied in many different respects. They pursue different professions. पहले तो जैसे हमने सबसे पहला जो अलगाव देखा कि भाई सब अलग अलग धर्म के हैं। कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई इस्लाम मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी मानता है, कोई सिख मानता है, कोई जैन मानता है, कोई बौद्ध मानता है। कुछ ऐसे भी जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दे आर ऑल्सो वेरिड इन डिफरेंट, दे हैव परस्यूड डिफरेंट प्रोफेशंस। वो अलग अलग काम को करते हैं। हैव डिफरेंट एबिलिटीज, उनके गुण अलग अलग हैं। ठीक है, कोई खाना बनाने में निपुण है, कोई गाड़ी चलाने में निपुण है, कोई लिखने में निपुण है, कोई बोलने में निपुण है, कोई बिजनेस करने में, सामान खरीदने बेचने में निपुण है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के काम में निपुण है। सब अलग अलग तरह के क्वालिटीज़ हैं। दे हैव डिफरेंट हॉबीज़, उनकी जो फ्री टाइम में या पसंद की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग है। किसी को फ्री रहने पे टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को फ्री रहने पे अपना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, किसी को फ्री रहने पे साफ सफाई अच्छा लगता है, किसी को फ्री रहने पे खाना पकाना अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक का शौक़ है, किसी को पेंटिंग का शौक़ है, किसी को वुड क्राफ्ट का शौक़ है, किसी को गेम्स खेलना अच्छा लगता है। हॉबीज़ भी अलग अलग हैं सबके। डिफरेंट टेस्ट्स इन एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स, और उनकी पसंद भी सबकी अलग अलग है। फिल्मों से लेकर किताबों तक सबकी अगर पसंद देखी जाए तो अलग अलग है भाई। कोई कहता है कि ये फिल्म बड़ी अच्छी लगती है, कोई कहता है कि ये फिल्म बड़ी बकवास है, किसी को ये बुक अच्छी लगती, किसी को वो बुक। यानी कि अगर हम देखें तो जितने लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ में आ रही बात? तो पीपल आर फ्रॉम ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। Some are rich, some are poor, some are old, some young. कोई अमीर है, बहुत से लोग गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं, कुछ लोग जवान हैं। ठीक है। इमेजिन फर्दर दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब आप कल्पना, आपको पता है कि जहां 4 लोग एक साथ हुए कि वहां आपस में बहस विवाद शुरू हो गया।
अभी मैं एक जगह गया हुआ था कल फैमिली, तो वहाँ देखिए बच्चे 2 थे आपस में लड़ना झगड़ना चालू, कुछ का कुछ लिख के कहे कि दोनों साथ में रहेगा कि झगड़ा करेगा, ये स्टेटमेंट था सबका। तो वैसे ही आदमी भी बच्चे की तरह है कि जहाँ 2-4 लोग जमा हो गए फिर कुछ ना कुछ बहस विवाद शुरू हो जाएगा, एक कहेगा ये, दूसरा कहेगा कुछ, तीसरा कहेगा कुछ। So members of this group are likely to have disputes over various aspects of life. तो जिंदगी के अलग अलग बातों पर, अलग अलग पहलुओं पे इस ग्रुप के मेंबर्स में डिस्प्यूट हो जाना बिल्कुल लाजमी है कि हो जाता है डिस्प्यूट। खाना बनने की बात आएगी तो एक कहेगा कि भाई मुझे जो है सूखी सब्जी चाहिए, दूसरा कहेगा भाई हमको तो रस वाला चाहिए, सूखा नहीं बनना है, तीसरा कहेगा अरे भाई सब्जी भी छोड़ो दाल बनाओ, चौथा कहेगा ये हमको चपाती नहीं खाएंगे चावल खाएंगे। सो ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देयर विल बी डिस्प्यूट्स अमंग देम। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड बी वन बी अलाउड टू ओन। जैसे एक मान लीजिए एक सवाल लेते हैं कि एक व्यक्ति को कितना प्रॉपर्टी अलाउ करना चाहिए। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन। जैसे एक यहाँ पर उठाया कि भाई एक आदमी को कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे होता है ना गरीब लोग, अरे इन लोग के पास बहुत प्रॉपर्टी, पता नहीं क्या करता है, इतना प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ से ले आता है, इतना प्रॉपर्टी का क्या करेगा। दूसरी तरफ जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो जिसके पास नहीं है या कम प्रॉपर्टी, उसको कुछ समझता ही नहीं, बोलता है क्या फालतू आदमी है, कुछ इसके पास है ही नहीं, आ गया है पता नहीं। ही डजंट वैल्यू बिकॉज ही डजंट हैव एनी प्रॉपर्टी। उसके लिए तो वही वैल्यूएबल है जिसके पास प्रॉपर्टी है। समाज में ऐसे ही ना बहुत लोगों की सोच होती है, हमारे पास पैसा है तो हमको लगता है जिसके पास पैसा है वही आदमी लायक है, बाकी तो ये सब बेकार है जिनके पास पैसा नहीं। शुड इट बी कंपल्सरी। अब ये पहला सवाल था कि हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, इस तरह का सवाल कोई हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है ये हो सकता है कि शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल और शुड देयर पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड। क्या ये कंपलसरी होना चाहिए कि हर बच्चे को स्कूल भेजना है, या पेरेंट्स को इसका डिसीजन लेने का छूट होना चाहिए कि भाई उनके बच्चे को स्कूल भेजना है कि नहीं भेजना है, क्या करना है। अब इस पर भी सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी भेजना जरूरी है, सबको भेजना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे भेजना है कि नहीं, जो पैदा किया वो समझेगा क्या करना है, तुम कौन होते हो बताने वाले। तो बहुत तरह के लोग हो सकते हैं, अलग अलग विचार वाले। Then next question can be how much should this group spend on its safety and security। अगर ये जो ग्रुप है उसको अपने सुरक्षा पर कितना खर्च करना चाहिए, इस पर भी विवाद हो सकता है। कोई कहेगा इतना बहुत कम है और सुरक्षा पर खर्च होना चाहिए, कोई कह रहे इतना पैसा खर्च करो सुरक्षा पर ही तुम लोग, क्या ज़रूरत है। कोई कहेगा नहीं इतना कम है, थोड़ा और करना चाहिए। कोई कहेगा नहीं ये बहुत है, इतना मत करो। अलग अलग तरह के ओपिनियन हो सकते हैं किसी मैटर। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड, है ना, ये भी हो सकता है कि क्या हमें ज़्यादा और पार्क बनवाने चाहिए, क्या पार्क बहुत कम है। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अमंग सम ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या ये जो ग्रुप है उसको अपने कुछ मेंबर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करने का होना चाहिए क्या, या सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन देखिए, हॉस्पिटल जाइए वहां पहुंच जाएगा हॉस्पिटल वाला, हम स्टाफ हैं, हमारा काम पहले होगा। भाई आम आदमी बेकार है जो यहाँ खड़ी है लाइन में, और तुम वीआईपी हो गए हो क्या कोई है। लेकिन नहीं, स्टाफ है, डॉक्टर साहब के आदमी हैं, या कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए तो उन सर के आदमी हैं, उन नेताजी के मंत्री। स्टाफ सबको फ्री में ट्रैवल करता है, ही मैं कह रहा हूँ कि हर जगह, हाँ हर जगह ये चीज़ है कि भाई हम स्टाफ, हर जगह आदमी जो है ना चाहता है कि हम वीआईपी हम बन जाए। हम आम कोई नहीं रहना चाहता है, कोई आम आदमी रह के खुश नहीं है।
समझ गए। तो आदमी जो है डिस्क्रिमिनेशन, अब 4 भाई हैं, चारों खां तो ये हमको पहले दो, हमको पहले चाहिए। उसको ही नहीं बर्दाश्त है कि चारों को एक साथ मिले, हमको पहले दो। भले मिले सबको वही, लेकिन हमको पहले चाहिए। कैसे उसको पहले दे दिया, छोटा है। तो देर इज डिस्क्रिमिनेशन एवरीवेयर। ह्यूमन सोसाइटी इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन। तो यही यहां कह रहा है कि शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या किसी ग्रुप को अपने मेंबर्स में डिस्क्रिमिनेट करने की छूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई दूसरी तरफ ऐसा भी तर्क देंगे कि अरे सर क्या बात है, ये हमारे स्टाफ का आदमी, इसको कैसे नहीं पहले करे, इसको और भी काम है, व्यस्त है बेचारे को, छुट्टी नहीं, आप लोगों को तो छुट्टी रहती है हमेशा, इसको समय मिलता है तो इसको कैसे नहीं देखें, हमारा अपना आदमी है। बहुत लोग कह सकते हैं अरे भाई हम अपने आप को फेवर नहीं करेंगे क्या, हमारे परिवार का आदमी है। अब जैसे एक बार टीचर का इनका लाइन लगवाए हुए थे काउंसलिंग के समय, एक लड़की खड़ी थी, अब वो पता चला 5-6 लोग को घुसा ली कि भाई ये हमारे सब गांव के हैं। अरे गांव के हैं तो तुमको अपना खड़ा होना है कि तुम 10 को का सीट लेके खड़ी होगी, जो है सबको खड़ा नहीं हो सकता है, खड़ा हो सबको लाइन में बोलो सबको, हम डांटे कस। और लोग भी बोला, हम महिला थे तो पहले नहीं बोले, लेकिन जब महिलाएं आवाज और ढीठ की तरह कर रही थी तब फिर हम उसको डांटना पड़ा। उसको क्या बेहूदगी है, तुम हो तो पूरा गांव का अपना यहाँ घुसा दोगी लाके, अब बाकी लोग सुबह से खड़ा है, बेहुदा है सब। तो ये सोच देखिए। अब कोई एक कह रहा है कि भाई मेरे ही परिवार के हैं, अरे भाई परिवार के हैं तो क्या उसको हाथ पैर नहीं है, वो नहीं खड़ा होगा, बाकी लोग क्या बेकार खड़ा है? परिवार का है, लाइन में लगना था तो उसको भी आके खड़ा होना था। देखिए वहां ये सब चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो वहां सब समझ में कि डेली लाइफ में कैसे पता चला कि ढीठ बनी हुई है, कहे कि अरे भाई मेरे ही परिवार के हैं, मेरे गोतिया के हैं, 3-4 को घुसा ली। अब सब आंख तरेर रही हैं सब कि हम लोग खड़े हैं 4 घंटा से लाइन में, बेकार है। तो हमको वहाँ इंटरफेयर करना पड़ा। पहले तो हम जेंट्स रहता तो लेडीज़ थी तो हम नहीं इंटरफेयर किए कि भाई कोई बुरा भी मान सकता है कि आप क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब लेडीज़ कर रही है, ढीठ ही कर रही थी, गांव की कुछ होती है ढीठ भी, क्योंकि देख रही थी लंबी लंबी लाइनें थी, सुबह से खड़े 5 घंटा 6 घंटे से खड़े थे सब बेचारे। बहुत लोग गए नहीं थे, आप सोचिएगा वहीं सो गए थे ऑफिस के सामने, कि सुबह लाइन लगना पड़ेगा तो उठ के यहीं सो गए। ये हाल था कि रात भी बहुत लोगों ने वहीं काटी थी। तो ऐसे लोगों को वो करके और आप किसी को घुसा ले रहे हैं, तो आई कुड नॉट सी दैट। तो मैं कहा कि गलत चीज़ है। आपकी बहन भी है तो बोलिए उसको पीछे खड़ा होने, ये क्या तरीका है? यहाँ बाकी इतने लोग बेकार है, इतना दूर दूर से आ रहे हैं सब, जो है ये कर रहे हैं। आप बुला लेती उसको कि हाँ भाई आके खड़ी हो जाओ लाइन में, सब लोग खड़ा है, दिख नहीं रहा इतना, तो क्या कहें, आदमी भी यहाँ का वैसा ही है सब। जब डांटे तब भी डिठाई करना की कोशिश, जब फिर लड़की लोग चढ़ी तब जाके जो है फिर, और गार्जियन समझदार था, उसका बोला कि अरे बेटी कोई बात नहीं, तुम रहो ना, हम भी खड़े हो जाते हैं, यही ना है, आधा घंटा ज़्यादा लगेगा। तो दिस इज की डिस्क्रिमिनेशन, समझ रहे हैं? एवरी क्वेश्चन विल इलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि एवरी क्वेश्चन विल इलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। हर सवाल ऐसा, ये जो जितने सवाल ऊपर हमने देखे, इन सवालों को अगर हम अलग अलग लोगों से पूछें तो सभी लोग से बहुत अलग अलग तरह का जवाब हमें मिलेगा। इलिसिट मतलब मिलना, निकालना। इलिसिट खास सेंस में यूज होता है। एक अब यहाँ 2 वर्ड होता है, एक इलिसिट होता है, वो अलग होता है, ILLICIT। इलिसिट का मतलब होता है नाजायज। हाँ, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ही फर्क है, एक एलिसिट होता है और एक इलिसिट होता है। हाँ, LICIT। इलिसिट का मतलब होता है नाजायज, गैर कानूनी, गलत, नाजायज होता है, नाजायज, जायज नहीं है जो, गैर कानूनी। जैसे अक्सर यूज होता है कि देयर इज इलिसिट रिलेशन बिटवीन द वुमन एंड सम अदर मैन। तो ये तो मैन वुमेन के सेंस में नहीं, मतलब उसमें ज़्यादा यूज किया, जैसे इलिसिट ट्रेड, इलिसिट प्रैक्टिसेस।
नाजायज कहीं पे भी यूज किया जा हाँ, सकता है, करने का एनीथिंग दैट मतलब इज कहीं पे अगेंस्ट द भी। लॉ, हाँ, स्मगलिंग, दीज आर इलिसिट एक्टिविटीज। एलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है टू गेट। हाँ ELICIT, हाँ, टू गेट, टू गेट, क्या मतलब? बस कुछ मतलब इलिसिट कई सेंस में यूज होता है, कि जवाब के सेंस में, रिप्लाई के सेंस में, ठीक है। इट इलिसिटेड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, जवाब, जवाब या रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया। रिस्पॉन्स। हम्म। जैसे यहाँ बोला है कि एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट ए वेराइटी ऑफ आंसर्स, मतलब हर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग वैरायटी ऑफ जवाब जो है लोगों से निकलवाएगा। हम पूछेंगे सवाल तो वो कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ जवाब देगा, कोई कुछ जवाब देगा। तो यहाँ पे एलिसिट मतलब कुछ, एलिसिट का मतलब निकालना, लेना, जवाब लेना, निकलवाना जवाब। वही है ना, टू गेट एन आंसर, टू गेट अ रिप्लाई, उस सेंस में यूज होता है टू गेट। जवाब या फिर रिप्लाई के सेंस में। अब ये सब वर्ड पुराने हो गए ऐसे। अब पहले कुछ भी, जैसे आई ट्राइड टू एलिसिट मनी फ्रॉम हिम, मैं उससे पैसा निकालने का कोशिश किया, उसमें भी यूज होता था। लेकिन अब जो है, चूंकि ये सब वर्ड अब जानने वाले ही कम हैं, गिने चुने हम लोग बच्चे हैं, ठीक है, तो लिमिटेड सेंस में यूज होता है सिर्फ आंसर्स के। और नहीं तो ऐसे एलिसिट का मतलब होता है किसी से कुछ निकालना, निकलवाना। निकलवाना, जवाब या फिर रिप्लाई, निकलवाना ही होगा। सर परसों आया था एक लड़का, एक्चुअली हम जो स्टेशन से आए थे अपने घर पर टेम्पू से। एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट, यानी हर सवाल निकलवाएगा ए वेराइटी ऑफ आंसर, अलग अलग तरह के आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों से। बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, देखिए ये बात बहुत ध्यान देने की है, बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, समझिए इस बात को, दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर। हालांकि अलग अलग लोगों का जवाब अलग अलग होगा, सोच अलग अलग होगी, लेकिन ये सब विभिन्नताओं, डिफरेंसेस होने के बावजूद सबको साथ में रहना है। जो जहां है उसको रहना ही है। समझ रहे हैं बात? दे हैव टू लिव टुगेदर। अब मेरे सामने वाला कुछ और विचार का होगा, मेरा कुछ और विचार का होगा, तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा या वो घर छोड़ के चला जाएगा, कि वही रहेगा? मेरा पड़ोसी से नहीं बनता तो क्या पड़ोसी भाग जाएगा या हम भाग जाए? वही रहेगा आदमी। तो वही कहा जा रहा है कि डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी, वी हैव टू लिव टुगेदर। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। क्यों? क्योंकि वी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। हम सबको एक दूसरे के कोऑपरेशन की जरूरत होती है। तो इसी को कहावत में कहा गया है कि जल में रह के मगर से बैर नहीं करते। कि पानी में रहना है तो भाई पानी में मछली भी है, मगरमच्छ सब है, तो भाई जल में रह के मगरमच्छ से बैर कैसे ले सकते हैं? रहना ही है, कोऑपरेशन से रहना ही है। मगरमच्छ जो है मछली को नहीं खाता है क्या? मगरमच्छ खाता क्यों नहीं है? खाई जाता है। छोटा छोटा मछली को नहीं खाएगा, उसको मिलेगा खाने तो खाएगा नहीं। छोटा छोटा मछली नहीं खा जाता। हाँ, तो ऊपर जल्दी पकड़ाता नहीं है मछली उससे, क्योंकि वो ऊपर सतह पे रहता है, तो ऊपर जल्दी मछलियाँ दूर ही रहती हैं, जो आ गई तो खा जाता है। तो वी हैव टू कोऑपरेट। जैसे आप देखते हैं, आप कभी जंगल का देखे होंगे वीडियो वगैरह, मगरमच्छ दौड़ता भी स्पीड में। You must have seen some video of forest where you see different animals. They kill each other when they are hungry to eat, but still they have to live in the forest.
क्या करेंगे, बचने की कोशिश करते हैं। शेर हिरन का शिकार करता है, हिरन पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं तो बच गया, लेकिन तो भाग के चला जाएगा थोड़े, उसको भी उसी जंगल में रहना है, क्या करेगा। वो जान रहा है कि शेर है, उससे हमको बच के रहना है। इसी तरह और भी बहुत से जानवर हैं जो एक दूसरे के, तो उनका आपस में संबंध अलग अलग हो सकता है। दे हैव टू लिव देयर, वही यहाँ कहा जा रहा है कि दे हैव टू लिव टुगेदर विद द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर। उसी में कभी गुस्सा आता है, जैसे अब कोई शेर जो है जाके भैंसा वैसा वाइल्ड बफलो पर अटैक कर रहा है या किसी और ऐसे जान, और उसको गुस्सा आ जाता है तो दो चार मिल के शेर को मार भी डालते हैं कई बार गुस्से में। कई बार भाग जाते हैं अपना कि अरे भाई अब पकड़ लिया तो क्या करें, उसको खाएगा ही, दुश्मन है वो। लेकिन कई बार गुस्सा आता है तो पलट के लोग शेर को मार भी डालते हैं। लेकिन चलता है इसी तरह। दे हैव टू लिव टुगेदर इन द फॉरेस्ट, so they require the cooperation each of each other. Now what will enable the group, सवाल है कि what will enable the group to live together peacefully, आखिर ये लोग शांति से कैसे एक साथ रह सकते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या ऐसा होगा कि जो उनको आपस में शांति से रहने के लिए के लायक बना देगा। ये सबको लिखेंगे अभी कि आप लिखवाइए उसमें। हाँ, one may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules। ठीक है, कोई ये कह सकता है कि भाई देखिए ये जो लोग हैं ये आपस में शांति से तब रह सकते हैं जब ये कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री कर जाएं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि नहीं तो हर सेकंड मारकाट होती रहेगी। कुछ बेसिक रूल्स तय कर लें कि ऐसा किया जाएगा ऐसा नहीं किया जाएगा, तो उससे सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अनुसार डिसिप्लिन है, तो भाई अपना शांति से रह सकते हैं। ये सब का तो अनुभव होगा आपको, रहे हैं बाहर रहे हैं, जैसे हम लोग ही रहे बोर्डिंग स्कूल में, तो वहाँ डिसिप्लिन होता था। डिसिप्लिन नहीं फॉलो करिएगा, रूल्स तोड़िएगा तो पनिशमेंट मिलता था। इफ़ यू आर फॉलोइंग द रूल्स देन यू कैन लिव वेरी पीसफुली, यू कैन एंजॉय, यू जस्ट ओबे द रूल्स, यू हैव टू फॉलो द लॉ। तो वही कहा जा रहा है कि द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे कैन एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। व्हाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स, अब सवाल आ रहा है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ेगी बेसिक रूल्स की। क्यों आखिर किसी ग्रुप के लोगों को कुछ बेसिक रूल्स की जरूरत क्यों होगी। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज they would not know what members of this group could do to each other, who would claim rights over what। तो इसलिए ज़रूरत होगी बेसिक रूल्स की, क्योंकि अगर नहीं हो तो लोग सारे इनसिक्योर हो जाएंगे, उनको डर मन में भय समा जाएगा कि पता नहीं कौन क्या कर देगा, किस चीज़ को कौन हड़प लेगा, कौन ले लेगा हमारी चीज़ को, समझ गए। इसका हमेशा भय बना रहेगा लोगों के मन में, कौन किस तरह से बिहेव कर देगा, कैसे आपस में लोग रिएक्ट कर बैठेंगे, कौन किस चीज के ऊपर अधिकार जमा देगा अपना। कुछ भी हो सकता है। आदमी देखिए, जैसे अक्सर मैंने कुत्तों को देखता हूं, आप भी देखे होंगे, कोई नया कुत्ता आ गया, देखिए हाल, फिर भौंकना चालू, गैंगवार पूरे एरिया के कुत्ते उसके दौड़ा दौड़ा के उसको भगाएंगे। या तो अक्सर हमको देखने को मिलता है, ये सब जो पढ़ रहे नहीं तो मैं कुत्तों में ही देख लेता हूँ बहुत सी चीजें संविधान की। कोई नया कुत्ता आ गया, देखिए उसको मिल के सब वहाँ यूनाइट हो जाएंगे आपस में, से भले सबकी लड़ाई रहेगी, ठीक है। कुत्तों में बहुत ज़्यादा ये होता है। पॉलिटिक्स सीखना है तो कुत्तों से देखिए, सीख जाइए। अभी जैसे अब हमारे घर के आगे जो बैठता है, कोई अगर मेरे घर के आसपास आ गया दूसरा कुत्ता, उसको दौड़ा देगा कि जाओ अपने एरिया में जहाँ रहना है, मेरे टेरिटरी में मत। अच्छा, ये सांप है, कुत्ता को काट लेता है।
सांप क्यों नहीं काटेगा? किसी को भी काट सकता है, होता ही क्या, किसी भी चीज़ को काट सकता है। कोई भी जानवर को काट लेता है। यस, जो भी उसको काटने की शक्ति मिली किस लिए? अपने आप को बचाने के लिए। उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको डेफिनेटली डसेगा। सांप काट लेगा, बढ़िया बढ़िया जानवर को पकड़ के सांप जो है शेर वेर को बांध लेता है, बड़ा बड़ा हाथी को कर लेता है, छोटा मोटा जानवर का क्या विषय? ये तो बड़ा बड़ा सांप है। हाँ। आपको लोकल सांप सब का हम बात करें। हाँ, कोई भी काटेगा, बड़ा सांप और छोटा सांप अलग थोड़े होता है। बच्चा को पीटिएगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, पलट के हाथ नहीं चलाएगा। तो टीचर सब मारता होगा स्कूल में सब। तो वही ना कह रहे हैं कि वो तो बहुत से बच्चे चलाते नहीं, टीचर को बाद में चाकू मार नहीं देते हैं। हाँ, कितना टीचर पिटाता है। तब ये तो उसकी सभ्यता है, उसको जो अगर डिसिप्लिन घर में सिखाया हुआ है, डर है उसके अंदर कि हाँ भाई टीचर है, मार रहे हैं, हमें रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन कोई बदमाशों टीचर बहुत है आज के डेट में। ठीक है, वो अलग अलग बात है। पिटाना जरूरी है। हाँ, वो भी होता है। सब तरह उसमें का संस्कार कहाँ से आएगा फिर? संस्कार अलग चीज। सब तरह के आदमी हैं। नहीं, जो जरूरत से ज्यादा हम देखे हुए हैं अपने आँख से। हाँ, तो उस तरह का टीचर है। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो है कि एक लोगों में डर हो जाता है, समा जाता है कि कौन सब कैसे बिहेव करेंगे लोग आपस में, किस चीज़ के ऊपर कौन अपना हक जमा देगा, इसका इनसिक्योरिटी आ जाएगा, लोगों के मन में डर आ जाएगा। एनी ग्रुप will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of लिखा रहा है। coordination। हैं? नहीं, अंडरलाइन हो रहा है। अच्छा, वो हो गया, थोड़ा सा लगता है। ठीक है, एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली प्रोमलगेटेड। अब यहाँ देखिए, पब्लिकली प्रोमलगेटेड वर्ड आया लागू ना? करना। हाँ, यानी Public उसकी के द्वारा। पब्लिकली यानी सबके सामने, अच्छा, पब्लिक सार्वजनिक रूप से, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, पब्लिकली प्रोमलगेटेड and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination। तो कहा जा रहा है कि any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group। कि कोई भी ग्रुप होगा उसको कुछ बेसिक रूल्स की ज़रूरत होगी जो कि सबके सामने घोषित किए गए हैं, बताए गए हैं, लागू किए गए हैं, और जो सबको, सब मेंबर्स को पता है, ताकि उनमें आपस में एक कम से कम मिनिमम कोऑर्डिनेशन बना रहे। ठीक है, बट दीज रूल्स must not only be known, they must also be enforceable। लेकिन रूल्स लोगों का जानना ही काफी नहीं है, उसको लागू किया जाने लायक भी होना चाहिए। लागू किया जाने लायक भी होना चाहिए। इन्फोर्सेबल मतलब लागू किया जाना चाहिए। जैसे कि हम एक समय मेस मैनेजर हुआ करते थे हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल में या दिल्ली में भी रहते थे जब बच्चों के साथ। तो मेरे जिम्मे होता था कि भाई सब कोई खाना खा रहा है, सबको खाना बन रहा है, खा रहा है सब। कभी क्या होता था, ऐसा भी सिचुएशन आया कि कोई खाने गया और उसको रोटी ही नहीं मिली, रोटी ख़त्म है सारा। तो मुझे ये भी करना पड़ा कि जो खा रहा था या जो खाने बैठ रहा था उसके प्लेट से मैंने रोटी उठवाया कि कैसे आपने ले लिया इतना रोटी।
अगले का सोचा अपने कि भाई उसको रोटी नहीं मिलेगा। तो उस समय सोच सब ज़्यादा नहीं बनता था क्या? हैं? ज़्यादा नहीं भाई बनाने वाला बना के चला गया, जिसका 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 सबको पता है कि हाँ इतना हम खाते हैं, या वो बता देता था कि इतना हम खाएंगे, इतना बनना है। ओ तब तो सही। अब उसके बाद स्पेशल आइटम बन गया तो आपको लगा कि अरे 4 की जगह 8 रोटी चाप देते हैं, तो अगला भूखा रह जाएगा ना। अब अगला मेरे पास आ रहा है कि सर हमको रोटी नहीं मिला जाए, हम गए खाने, तो बताइए कैसे ऐसे चलेगा। तो हम ये भी किए हैं कि हम प्लेट से भी उठवाएं कि भाई हाउ हैव टेकन एक्स्ट्रा, गिव दैट, हाउ दैट पर्सन विल रिमेन हंग्री। आप देखें कि स्पेशल है तो आप चाप लेंगे ज़्यादा हैं, अगले का सोचे कि अगले को मिलेगा कि नहीं। एंड दैट वॉज माई अथॉरिटी दैट एवरी वन ओबेड, कि हाँ भाई उसको एहसास होता था कि वो कह रहे कि सर गलती हो गई, हम नहीं, हमको ध्यान था कि रोटी खत्म हो कि नहीं। कैसे आप खाए कि नहीं, आप अपना हिस्सा का ना लीजिए कि जितना मेरा हिस्सा है, कि ज़्यादा ले लेंगे, देख रहे हैं पॉट में रोटी रखा हुआ है तो मन जितना हुआ ले लिए, अगले को कैसे मिलेगा फिर। सब कोई थोड़े आ रहा है जब जब अपना सुविधा से खा रहा है। तो एनफोर्सेबल का मतलब ये हुआ कि राकेश कुमार वो इंचार्ज थे तो उनका बात एनफोर्सेबल होता था कि हाँ भाई कह दिए तो बच्चा उठा के, या कह भी देते थे, जाना नहीं पड़ता था, अपने से रोटी ला के धर देता था कि नहीं। मतलब इनफोर्सेबल जबरन। यस, बाय फोर्स। बाय फोर्स। हाँ, तो मतलब क्या है फिर अथॉरिटी का? जबरदस्ती लागू करवाना। फिर अथॉरिटी का मतलब क्या है? फिर आपको वैल्यू कोई क्यों करेगा? हम करते थे तब हमको इतना लोग ट्रस्ट करता था, एंड दे रिस्पेक्टेड मी दैट मच कि ही स्टैंड्स फॉर एवरीवन, आवर राइट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर हिम। इवन जो कुक होता था वो कहता था कि हमारा बात का वो किसी का नहीं सुनता था, कि हमको ये रखे हैं तो इन्हीं का बात हम सुनेंगे, बाकी हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने रहता था कि वो छोड़ दिया था, कितना बहुत लोग का यहाँ काम वो छोड़ देता था कि हमको बात किसी काम नहीं सुनता है, पैसा वैसा हम नहीं देखते हैं, इतना कमाते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो उसको भी हम रखते थे हाथ में। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय एनफोर्सेबल, कि हाँ आपका जो अगर कहा है, नियम है कि भाई सबको लेना है तो नियम है। अभी देखिए जैसे मैं आपके साथ कोई चीज़ एनफोर्स नहीं करता हूँ, बहुत आप लीनियंट मोड में हैं। तो इन्फोर्सेबल का हम लोग को होता था कि क्लास में हम लोग थे 5 मिनट का सिर्फ ग्रेस अलाउड होता था। अगर 11 बजे से पीरियड शुरू हो रहा है तो यू कुड ओनली एंटर अप टू 11:05। 11:05 के बाद था कि घर चले जाइएगा, फिर दरवाज़ा पर भी मत आइएगा कि इस क्लास में आ जाएंगे। 5 मिनट का ही हम लोग को नियम था कि अगर जो भी पीरियड है आप 11:05 तक क्लास के अंदर होते हैं तो होते हैं, 11:05 का ज़्यादा अगर हो गया तो फिर आप घर चले जाइए या घूम फिर आके आइए कहीं अगला पीरियड में फिर आइएगा, इस पीरियड में एंट्री नहीं मिलेगा। और ये भी नहीं कि आके क्लास गेट पे खड़े हो रहे हैं कि आने दीजिए सर, आने दीजिए मैडम, नहीं होना है, ठीक है। एंड दैट वाज द डिसिप्लिन दैट वाज एनफोर्स्ड। तो कभी ऐसा हुआ कि हम लोग से कि अगर लेट हो गए तो हम लोग जानते थे कि तब तक घूमिए क्या, इससे अच्छा एक पीरियड, अब तो कोई मतलब नहीं जाने का, तो घूमते थे जाके। तो एनफोर्स का मतलब ये होता है कि जो कहा है वो लागू करने का भी होना चाहिए, नहीं तो आपके अथॉरिटी को कौन मानेगा। तो बहुत बार कड़े मेजर इसलिए भी लेने होते हैं क्योंकि पब्लिक में डर भी होना चाहिए। डर नहीं होगा तो आपकी अथॉरिटी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे कोई चीज़। इम्प्लीमेंट होने के लिए डर होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन हमेशा डर थोड़ा रहना ज़रूरी है। हालांकि मैंने लाइफ में कभी ये इसका यूज़ कभी नहीं किया, मैं न बच्चे से लेके आज तक कभी अथॉरिटी मैंने बाय फोर्स यूज़ नहीं किया, ठीक है। एक ही बार एक बच्चे को मुझे मारना पड़ा था, बहुत मारा था स्कूल में, बेहूदगी कर रहा था, लेकिन वो भी बेचारा मतलब कि जो है इनोसेंट था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टाइप का मेंटल उसका था। और एक हाँ एक रशियन बच्चा था, उसको एक बार पीटे थे, इतना हंसता था। हम लोग के यहाँ नियम था कि सीनियर के सामने आप स्माइल भी नहीं कर सकते, उसको ग्रेस दे देते थे कि ठीक है भाई रसिया का है, यहाँ का कल्चर नहीं जानता है, तो मुस्कुराते हंसते रहता था, हमसे मजाक करते रहता था, जूनियर था हमारा, तो उसको हम अवॉइड करते थे।
लेकिन एक बार गुस्सा आ गया तो उसको दिए 2 थप्पड़, जो है बेचारे को बुरा लग गया। हालांकि लेकिन मैं उसको समझाया कि देखो तुम इनोसेंट हो, तुम्हारी अपनी बात सही है, यू आर वेरी इनोसेंट, तुम हमसे दोस्ती की तरह, लेकिन भाई मुझे यहाँ का डिसिप्लिन भी तो मेंटेन करना है। तुमसे हम दोस्त हैं, बहुत तुमको मानते हैं, अच्छा बात है, लेकिन तुम फिर भी सबके सामने हंसोगे करोगे तो आई विल हैव टू बीट यू। तो रसिया का था, बहुत प्यारा बच्चा था, मुझे रसियन में कुछ वर्ड सिखाता था, मजाक करता था, रसिया से आया था पढ़ने के। तो यही 1-2 इंस्टेंस हुए हैं, अदरवाइज ऑलवेज आई यूज द मोरल। मेरे साथ वाले हमसे बड़े भी जो रहते थे कहते थे कि बोलो मत, हमको मार दो, भले तुम 2 तमाचा मार दो, तुम बोलते हो ऐसा कि जो है लगता है कि जो है ना, उससे अच्छा मार ही दो तुम, जो है वो कम लगेगा। या मोराली, एक मोरल अथॉरिटी होता है, तो वो उसके कारण लोग हमेशा मेरा बहुत ये करते थे। आई नेवर हैड टू यूज डिफ़िकल्ट स्टेप्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मोरालिटी भी एक चीज़ होती है। तो जैसे गांधी थे, तो गांधी क्या मारपीट के सबको कहते थे कि मेरा बात फॉलो करो? नहीं, दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज मोरालिटी, बाय हिज सेंस ऑफ कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि लोग उनकी बात को इतना मानते थे। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि जैसे आज देखिए, इसकी सवाल बहुत ज़्यादा है कि बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। नियम कानून सिर्फ पता होना ही काफ़ी नहीं है, उसको इन्फोर्सेबल भी वो होना चाहिए। इन्फोर्स करा पाइएगा कि नहीं ये भी सोचना पड़ता है। ऐसे नियम बनाइए कि जो लागू भी करा सके, जबरन लागू करना। जैसे मैंने बोला कि मैं मेस इंचार्ज था, एंड इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव पोस्ट, क्योंकि खाना ऐसा होता है, खाने को लेकर लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा में किसी को कुछ का कुछ बड़ा तकलीफ लग जाता है, खाने की बात ऐसी होती है। भाई कोई स्पेशल आइटम बना है तो हर किसी का मन होता है कि हाँ स्पेशल आइटम खाएंगे। अब उसमें सबको इंश्योर करना कि सब कोई अच्छे से खा रहा है। अब मन होता था किसी का, तो जो है बोले ना कि हुआ कि भाई ज़्यादा ले लिया, अगले को मिल नहीं रहा है। अरे अगला भी तो उतना ही भूखा है बेचारा, अगला भी तो दिन भर पढ़ के आया, उसको भी भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने का मन है। इट वॉज वेरी सेंसिटिव वर्क एंड आई हैड टू बी समटाइम्स टर्न। और लोग जानते थे मेरा एटीट्यूड कि मैं जितना सबको मानता हूँ उतना ही कड़ा भी था उसूलों का। तो मेरा शब्द कह देता था मैं, तो लोग उठा के बेचारे प्लेट से अपना धर आते थे कि सर ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गया, आगे से नहीं होगा। या बहुत तरह की गुटबाजी बहुत तरह की होती है। लोग आप तो अभी कुछ देखे नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पूरे इंडिया के लोग थे, वहाँ अलग अलग राज्यों के, अलग अलग बैकग्राउंड के, सब तरह का, कोई पैसे वाला, कोई कम पैसे वाला, कोई हर तरह का। तो सबको एक, तो ये मेरा था कि लोग मुझे इतना मानते थे कि सब मेरे अंडर में, हर तरह के लोग, कि मैं स्टूडेंट था, विश्वास नहीं किए कि मेरे पीछे 5-5 डॉक्टर घूमते रहते थे कि सर खाना ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। बहुत सारा मैनेजमेंट में करता था। जो अच्छे अच्छे डॉक्टर, क्योंकि वहाँ पढ़ने आते थे, उनका व्यवस्था भी मैं, मेरे अंडर 60-70 डॉक्टर वो लोग पढ़ते थे मेरे अंडर में, वहाँ व्यवस्था में जो, तो बहुत सारी चीज़ें हमने किया। तो वो वहाँ पर हमारा ये होता था, एक मोरल अथॉरिटी होता था कि मेरे शब्द को, मैं भी उनको उतना ही उनकी समझता था, उनकी बात को, उनकी ज़रूरतों को, उनका ध्यान रखता था, तो मेरे शब्दों का भी वो उतना ही रिस्पेक्ट करते थे और मुझे उतना ही रिगार्ड करते थे। तो यही हाल यहाँ पर आज के डेट में कहा जा रहा है कि भाई नियम कानून लोगों को पता है, लेकिन कहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, कहाँ इन्फोर्स हो पा रहा है। दे मस्ट बी, तो कह रहा है कि बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। आज क्यों इतना ट्रैफिक सब टाइट कर दिया है, सबका चालान कर दे दिया, मशीन जो है सब ये सब ऑनलाइन किया इतना बिहार में, तब ना आदमी जाके जो है आपका रूल्स फॉलो कर रहा है। देश में विरोध चल रहा है किसानों का, देख रहे हैं पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार गवर्नमेंट को कह रहा है कि भाई उनकी तरफ ध्यान दीजिए, हालत उनकी बिगड़ रही है, किसानों की ओर ध्यान दीजिए।
कुछ कानून में बदलाव किए हैं जिसको लेके किसान अड़े हुए हैं। 1 साल 2 साल 3 साल होने जा रहा है। पिछली ही सरकार में बदलाव किए थे। एमएसपी का इशू आया, मैंने बहुत बार समझाया भी है, आपको डिस्कस किया। फार्म लॉज चेंज हुआ, मैंने बताया था कि अब सरकार ने फ्री कर दिया कि भाई कोई कहीं भी किसी किसान से खरीद सकता है और किसान कहीं भी बेच सकता है। उसको ये बाइंडिंग नहीं है कि वो जाके अपने नियरेस्ट मंडी जो है वहीं बेचना है उसको तो पहले ही फ्री कर दिया था किसान को कि आपको जहां मन है आप बेच सकते हैं। पहले क्या है, पहले बाइंडिंग होता था कि अगर आपको बेचना है तो जो आपका नियरेस्ट एग्रीकल्चरल मंडी है, कमिटी है, जिसको हम बाजार समिति वगैरह कहते हैं, वहीं बेचना है और कहीं आप नहीं बेच सकते जो नियरेस्ट आपका है। ये कुछ साल पहले ही बदल दिया कि ठीक है, आपको जरूरी नहीं, आपको जहां अच्छा भाव मिल रहा है, जहां उचित लग रहा है वहां आप बेच दीजिए। अब पिछली बार सरकार ने क्या किया, जो फार्म लॉज बदले कि कोई भी प्राइवेट पार्टी वो आपसे कहीं भी खरीद सकता है और आप उसको कहीं भी बेच सकते हैं। मतलब वो सीधे आपके खेत पर ही आपसे सौदा कर ले सकता है कि हाँ, हम आपका पूरा जो है जितना फसल है वो खरीद रहे हैं या खरीद लेंगे फ्यूचर में, और आप उसको बेच दे सकते हैं। तो अब मंडी जाने की ज़रूरत नहीं रह गई, कंपलसरी नहीं रह गया। पहले था कि ऐसा नहीं था। तो इसको किसानों ने क्या समझ लिया कि सरकार लगता है एमएसपी खत्म करने का सोच रही है। इसके कारण इतना विरोध चल रहा है कि सरकार जो है, उनको ऐसा लगता है किसानों को कि सरकार अब एमएसपी पर लगता है खरीदना बंद करेगी। अब चाह रही कि हमें प्राइवेट ही के हाथ बेचो, और किसानों को डर है कि प्राइवेट के हाथ रहेंगे तो फिर तो वो अपना एक्सप्लॉयटेशन हमारा शुरू कर देंगे। वो तो जिस मन हो हमें फोर्स कर देंगे कि भाई इस मन खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो। देखिए डर क्या लग रहा है, एमएसपी से किसानों को एक एश्योरेंस होता है। देखिए मैं करंट से जोड़ के बता रहा हूँ, समझिए इन्हीं बातों से, कि किसानों को अभी एक निश्चितता होती है, एश्योरेंस होता है ना, कि एश्योरेंस मिलता है हमें संविधान से। नो एश्योरेंस है आप। हाँ, कि हमें इतना कीमत पर सरकार हमसे खरीद ही लेगी, कोई खरीदे चाहे नहीं, सरकार हमसे इतने पर जरूर खरीद लेगी, कम से कम मिनिमम प्राइस पर। उससे कम हमको किसी को बेचना नहीं पड़ेगा, ये एश्योरेंस है उसको। अगर सरकार कहती है कि 30 रुपए गेहूं हम ले लेंगे, तो किसान के मन में निश्चितता होती है कि हाँ 30 रुपये सरकार हमारा खरीद लेगी, कोई खरीदे चाहे नहीं। हाँ देखेंगे, अगर उससे ज़्यादा खरीदने वाला प्राइवेट कहीं कोई मिलेगा 35-40 का तो उसको बेचेंगे, नहीं तो कम से कम 30 रुपये तो किसान सरकार देगा ही। तो सरकार ने कहा कि भाई देखिए, आपको जिसको मन चाहे बेच सकते हैं, और कोई प्राइवेट पार्टी भी है वो आपके पास आके आपके खेत से ही खरीद ले सकता है, कहीं भी खरीद, उसका कहीं भी सौदा हो जा सकता है। तो किसानों को अब इससे डर लग गया कि क्यों सरकार ये नियम में इतना फेरबदल कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार एमएसपी से हटने जा रही है, एमएसपी के सिस्टम से। क्योंकि अगर एमएसपी हट गया तो फिर तो हम उनके हाथ में आ जाएंगे, प्राइवेट पर्सन्स के, बिजनेसमैन के। अब वो हमको जिस भाव देगा हमको बेचना पड़ जाएगा उसी भाव। समझ रहे हैं? ये डर है किसानों का, जिसके लिए वो इतने साल, अभी तो 3 साल हो गया प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि जो नियम ऐसे बनाइए कि जो एनफोर्स हो सके। अब इसको लागू कराने में सरकार की हालत खराब हो रही है, टल रहा है। मामला वोट भी ले लिया, चुनाव जीत गए, अभी तो इनको चुनाव लड़ना नहीं है, तो अभी ये मानने वाले हैं। चुनाव के पहले तो कुछ कुछ कह के टाल दिया, अब क्या कीजिएगा, अब तो चुनाव जीत गए हैं सरकार 5 साल के लिए। ठीक है, अब देखिए बिहार में क्यों फंसे हुए हैं नीतीश कुमार। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, टीचर्स का चल रहा है, इसीलिए अभी चुनाव जीते रहते तो इतना सुनते क्या, कब के लाठी से ठीक कर दिए रहते सबको, जितने लोग वहां गांधी मैदान घूम जा रहे हैं। लेकिन चूंकि चुनाव है तो इसलिए समझना पड़ रहा है कि भाई वोट नहीं देगा, लोग नाराज हो गया, कहीं और लोग नाराज हो गया तो सरकार आएगी नहीं दोबारा। या टीचर्स का ही मामला है। तो दिस इज कि राइट्स मस्ट नॉट, रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन बट दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। जैसे मैंने कहा ट्रैफिक रूल्स बना दिया, आप एनफोर्स कैसे करते? तो उसके लिए अब हर जगह कैमरा सिस्टम लगा दिया कि लीजिए ऑटोमेटिक चलाना।
ऑटोमेटिक चालान में भी क्या हुआ कि चालान हो रहा है, ठीक है, जैसे हमारे साथ हुआ, 1-2 चालान हुआ है, बहुत लोग ऐसा कि चालान हो गया नहीं पे कर रहे हैं, छोड़ दिए, भूल गए, छोड़ो, देखेंगे जब होगा तो पे करेंगे। 2-3 साल पेंडिंग हो गया था चालान, तो सरकार ने कहा कि अब लोग चालानों नहीं भरेगा, लोग को क्या कहेगा, काटते रहो चालान। तो अब उसने जोड़ दिया उसको इन्फोर्स करने के लिए क्या, कि जब तक आप चालान अपना पहले का सब क्लियर नहीं करेंगे, आपका कोई चीज़ जो है गाड़ी का अपडेट नहीं होगा। यानी कल को आप लाइसेंस है, पॉल्यूशन है, कोई भी चीज़, इंश्योरेंस है, कुछ भी कराना चाहिएगा, जब तक अपना चालान नहीं भरे रहिएगा कुछ नहीं होगा। अब मजबूरी बढ़ गया, पर भरना पड़ गया फटाफट सब चालान, नहीं तो सारा चीज़ फेल हो जाता, फिर से और फाइन आ जाता नया नया। तो वो क्या किया, इन्फोर्सेबल बनाया, उसको जोड़ दिया कि जब तक आपका चालान पेमेंट पुराना नहीं होता है, आपका कोई चीज़ अपडेट नहीं होगा गाड़ी का। कितना दिन चलाइएगा। तो इन्फोर्सेबल की बात समझ में आ गई। ट्रैफिक कैमरा हर जगह लगा दिया, मत पहनिए हेलमेट, अपने आप चालान कट के पहुंच जाएगा। अब देखिए बिहार की जनता खरीद खरीद के सबको देख रहे हैं हाथ में हेलमेट ले जा रहा है, डबल हेलमेट पहन रहा है पटना शहर में, लेकिन बाहर तो रोडे नहीं पर से है। लोकल खरीद लेता है दिखाने के अब वो लिए। जो खरीदे एटलीस्ट खरीद रहा है ना, पहन न रहा है। अब लोकल खरीदे चाहे जो खरीदे, अब वो कितना मानिएगा आदमी को, वही ना कह रहे हैं कि अब जितना वो समझेगा उतना ही, आज सबका अलग अलग है उसमें अब जो है, लेकिन ठीक है, कम से कम हेलमेट पहन रहा है। देखिए कारण क्या है, पर्पज क्या है, कि उसकी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनाया जा रहा है। लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि उसको लगता है सरकार नियम, अरे भाई आपकी सुरक्षा, आपकी जान बच रही है कि नीतीश कुमार की जान बच रही है। तो हेलमेट खरीदने से परहेज क्यों भाई, खरीदिए बढ़िया और पहनिए कि आप सेफ रहिएगा। हमको चालान हुआ तो हम कहे कि अच्छी बात है, सीखेगा आदमी, चालान जब भरना पड़ेगा 1000 रुपया हेलमेट नहीं पहनने के कारण, तो सीखेगा, कम से कम आगे से पहनेगा। हम कहे अच्छी बात है, नहीं तो पता चलेगा कि एक्सीडेंट हो जाता कहीं या कुछ हो जाता, तो उस समय क्या रहता। 1000 रुपया देख के अगर आप सीख गए हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट लगाना, तो बहुत अच्छी बात हम माने उसको कि ये तो बहुत कम में हो गया। कल को कोई दुर्घटना घट जाती तो कितना भारी पड़ लाख जाता। रुपया लगता है हॉस्पिटल तब में अलग, और कहीं स्पॉट डेथ करता था तो वो बातें अलग था। तो हम कहे कि ठीक है भगवान अच्छा है, चलिए माने, लेकिन उससे उस दिन से जो आदमी नहीं पहना था वो सीख तो गया ना, 1000 रुपया भरना पड़ा तो, कि हाँ आपसे हेलमेट जरूर पहनेंगे। हाँ, समझ गए इसको। तो इफ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो दीज रूल्स, दे विल देमसेल्फ हैव नो रीजन टू। देखिए समझिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, कहा जा रहा है कि इफ citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules। अगर किसी को ये लगता है कि दूसरे तो फॉलो करेंगे नहीं, तो फिर उनको लगेगा हम भी क्यों फॉलो करें। समझ रहे हैं आदमी की सोच क्या होती है, सोचेगा कौन इसको फॉलो करने वाला है, और वो भी नहीं करेगा उसको। कोई रूल्स को तभी फॉलो करता है जब उसको ये होता है कि हाँ दूसरे भी फॉलो कर रहे हैं। अरे भाई सब नियम से चल रहे हैं बाएं, हम भी बाएं ही चले, नहीं तो कहीं दाएं चलेंगे पकड़ा जाएंगे, है ना। जब दूसरे रूल्स फॉलो करते हैं तभी किसी के मन में मोटिवेशन आता है कि हम भी फॉलो करें। जब उसको ये लगेगा कि कौन कोई नहीं फॉलो करता है, तो उसको लगेगा हम भी क्यों फॉलो करें, हम क्यों सही चले, सब तो गलते चलता है, हम क्यों हेलमेट पहने, सब तो हेलमेट कोई पहनता ही नहीं है। समझ रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि इफ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस दैट अदर्स विल फॉलो दीज रूल्स, दे विल देमसेल्व्स हैव नो रीजन टू फॉलो दीज रूल्स। सही बात है, जबरन कराना ही पड़ता है। पहले जैसे टैक्स नहीं लोग पे करते थे, अब एक दुकानदार है सोचेगा कोई नहीं पे करता, हम किस लिए पे करने जाए टैक्स। कोई नहीं करेगा, तो उस तरह से अगर सोचना स्टार्ट करेगा कोई करवे तो नहीं। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए कड़ाई से और लोग फॉलो करना नहीं शुरू करेंगे, तब उसको डर लगे, अरे भाई सब दे रहा है हम नहीं दे रहे हैं, धरा जाएंगे, फाइन हो जाएगा, पे ही कर देते हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे पहले पटना गया लाइन में कोई ट्रेन में टिकट नहीं लेता था। अभी भी नहीं नहीं, अभी तो बहुत लेने लगे हैं लोग। अब इधर कुछ साल में हो सकता है गड़बड़ाया होगा, लेकिन 5 साल पहले मैं देख रहा था, लोकल की बात कर रहा हूँ, कि लोग, मैं देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने एक जगह पे जहाँ टिकट देखा कि लंबी लाइन है टिकट लेने के लिए लोकल का। मैं कहा हुआ लोगों को मैं देखा कि जाके नहीं पहले लाइन में लग रहा है कि नहीं टिकट ले ले। ठीक है, कारण ये था कि अच्छी सर्विस सरकार की और चीप टिकट, बढ़िया सर्विस, कि भाई देख रहा है कि भाई 10 रुपया दे रहे हैं 1 घंटा में पहुंचा दे रहा है पटना, तो ले ही ले टिकट, क्यों नहीं ले। देख रहे हैं भीड़ देख के मैं खुश हो गया कि बताओ, तो बिहार में टिकट लेने के लिए भीड़ लगी हुई है, लोकल टिकट का लंबी लाइन लगी हुई है। तो होता है, सोच यही बोले ना कि जब करने लगते हैं सर्विस मिलेगी। उसी तरह आज जैसे देखिए चालान कटा, लोग तरीका से करना शुरू किया, तो फिर तुरंत सब हेलमेट। अब देखिए आपको बिना हेलमेट का पटना में नहीं मिलेगा लोग, हालांकि कुछ लोग हैं फिर भी नहीं पहनता है, जवान लड़का लोग तो खास करके बेहूदगी करेगा कभी इधर आसपास में फुलवारी इधर में, लेकिन 99% लोग जो है आपको दिखेंगे हेलमेट पहन के चलेंगे। सिंगल चल रहे हैं सिंगल, डबल चल रहे हैं तो डबल। यस सर। तो वही यहाँ पर है कि अगर दूसरे फॉलो करते हैं, लोगों को लगता है कि दूसरे फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी फॉलो करता है। Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to the everybody that others will follow these, for if they do not so they will be punished. जब ये कह दिया जाता है कि नियम जो है ये कंपलसरी है, तो लोगों के मन में ये एश्योरेंस, ये विश्वास आ जाता है कि भाई सब फॉलो करेगा, नहीं फॉलो करेगा तो दंड मिलेगा, क्योंकि बाध्यकारी है। अब कोई कहे कि भाषण दे, आज मोदी जी कहते हैं कि अरे बाएं साइड चलना चाहिए, कितने लोग चलने जा रहे हैं बाएं? मोदी जी कहते रहते हैं, कहने दो, क्या हो रहा है। कोई करेगा? कोई नहीं करेगा, गिने चुने लोग करेंगे ही नहीं, वो भी नहीं करेगा। लेकिन जहां ये होगा कि भाई नियम है, नहीं कीजिएगा तो 100 रुपया फाइन लगेगा, देखिए सब आ जाएगा सीधा। 100 रुपया छोड़िए, 10 रुपया भी हो जाएगा तो सीधा हो जाएगा कि 10 रुपया देना पड़ जाएगा। तो ये जरूरी है कि एनफोर्सेबल जब कहा जाता है तो लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि अगर नहीं पालन करेंगे तो दंड दिया जाएगा, इसलिए सब फॉलो करेंगे, और सब करेंगे तो मैं भी करूंगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट यहां पर अब देखिए आगे आपका इन सब बातों का निष्कर्ष निकल के लिखिए। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, the first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination तो यहाँ पे स्लैश नहीं ऐसे लिख दीजिए। तो स्लैश देने से कोई मीनिंग में कुछ बदलता सही वो है, लेकिन अब शॉर्टकट में लोग छोड़ देते हैं। सही वो है क्योंकि वो स्पेशल टाइप का वर्ड है जो 2 वर्ड से बना है, कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोऑर्डिनेशन amongst members of a society, amongst members of a society। देखिए लिखने का जो बात है तो इसको आप, अब हेयर इज एन एक्टिविटी, नहीं हो गया लिखना आपका, समझ। यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है इन कंसेप्ट्स को समझाने के लिए कि
एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, कि देयर इज अ क्लासरूम, द एंटायर क्लास शुड डिस्कस एंड अराइव एट सम डिसीजंस, what would apply to everyone for this entire session, that would apply for to everyone for this entire session। कि मान लीजिए क्लासरूम है और वो बैठे हुए हैं, कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस तय कर रहे हैं, तो जो वो आज तय करेंगे वो पूरे सेशन हर किसी को फॉलो करना होगा, ठीक है। द डिसीजन कुड बी अबाउट, और डिसीजन किस बात पर हो सकता है। पहला बात, हाउ वुड द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स बी चोजन, क्लास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो कि मैनेजमेंट से या किसी से बात करेंगे, मैनेजमेंट से अपनी बात रखवाएंगे या जो भी, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हाउ वुड दे बी चूज, कैसे उनको चुना जाएगा। पहला, विच डिसीजंस विल द रिप्रेजेंटेटिव बी एबल टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर क्लास, पूरे क्लास के लिए वो कौन कौन से फैसले कर सकेंगे, किन फैसलों को करने का अधिकार उनको होगा। Are there some decisions that the class representatives cannot take without consulting the entire class? समझिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नहीं समझिएगा कि ऐसे ही कुछ है हल्का में हम पढ़ रहे हैं। ये तीसरा ये बात ये है कि क्या ऐसे भी कुछ फैसले हैं जिनको कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव सबसे सहमति, सबसे डिस्कस किए बिना नहीं ले सकते हैं। पिछला था कि क्या वो कुछ फैसले हैं जो खुद ले सकते हैं, भाई रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या, यही बात है कि वो फैसला ले सके, प्रतिनिधित्व। हाँ, लेकिन यहाँ कह रहा है कि क्या कुछ ऐसे भी फैसले होंगे जिसको कि वो अकेले नहीं बल्कि सबसे डिस्कस करने के बाद ही ले सकता है, क्या ऐसे भी कुछ डिसीजंस होंगे। एंड नेक्स्ट, यू कैन ऐड एनी अदर आइटम टू दिस लिस्ट, ठीक है, वो आप और भी मतलब जैसा अगर कहीं ऐसा डिस्कशन चल रहा है तो उसमें और भी कुछ सवाल इस तरह के उठा सकते हैं वो कि रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर एक बात आ रहा है कि हाउ टू रिवाइज दिस डिसीजंस इन केस यू नीड टू, अगर इन डिसीजंस जो फैसला लिया गया मान लिया आगे चल के उसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है या वापस लेने का या हटाने का लीजिए, तो कैसे उसको किया जाए। आज कुछ डिसीजन ले लिया गया, लेकिन मान लीजिए एक महीना बाद लगता है कि अरे इसमें कुछ बदलाव करना जरूरी है, ये डिसीजन पूरी तरह सही नहीं था, तो कैसे किया जाएगा उसको, ठीक है। तो हाउ टू रिवाइज, रिवाइज मीन्स मॉडिफाई, हाउ टू रिवाइज दीज डिसीजंस इन केस यू नीड टू, मॉडिफाई आप लिख लेते हैं। VISE। So now next is the next important function। पहला फंक्शन क्या हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, फंक्शन कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अच्छा, वो अभी हमने क्या पढ़ा था इसका, पहला जो इंपॉर्टेंट यहाँ देखा था हेडिंग जो क्या था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। सुनिश्चित, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के कारण लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन आता है, समन्वय होता है, सामंजस्य बैठता है, और एश्योरेंस उनको एक आश्वासन आता है मन में कि हाँ सब लोग ऐसा ऐसा करेंगे, सब लोग इस तरह से बिहेव करेंगे, सब लोग ऐसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर्स, वही तो है, एश्योरेंस नहीं लिखे हैं। ठीक है, वो एक ही बात है, मिनिमल कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। तो नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डिसीजन मेकिंग पावर्स, क्या क्या फैसले ले सकेंगे, लेने की शक्ति होगी, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो क्या फैसले ले पाएंगे, या जो गवर्नमेंट होगी वो क्या फैसले कर पाएगी लोगों के बिहाफ पर, कौन कौन से फैसले कर पाएगी, ये बताता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स
according to which a state is constituted or governed. क्या कहा जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न्ड. कहा जा रहा है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बॉडी है फंडामेंटल, यानी कुछ ऐसे उसमें उसूल सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों का एक बना हुआ एक बॉडी है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके द्वारा कि कोई भी राज्य की कॉन्स्टिट्यूटेड यानी उसका रचना किया जाता है, बनाया जाता है, निर्माण होता है और गवर्न या उसका सरकार चलता है, शासन किया जाता है. समझ गए? तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड. एक राज्य का, देश का निर्माण होता है और गवर्न और उसका शासन चलता है. ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मौलिक कुछ उसमें सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों पर उस देश का निर्माण होता है और उसका शासन, उसका सरकार चलता है. ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आई बात? बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी. लेकिन ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए? एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, और उनको फंडामेंटल क्या बनाता है? वेल, द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी. पहला सवाल जो आता है कि हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी. कौन ये तय करेगा कि समाज में क्या नियम होंगे, समाज कैसे चलेगा? तो पहला ये हमें तय करना होता है कि कौन ये तय करेगा भाई, कौन नियम बनाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, एक विद्वान समझदार आदमी को कहते हैं कि भाई आप तय करिएगा नियम कैसे चलेगा यहाँ. यू मे वांट रूल एक्स बट अदर्स मे वांट रूल वाई. एक आदमी है वो कोई एक नियम मांग सकता है, दूसरा आदमी सोचे कि नहीं ये नियम नहीं, ऐसा नियम होना चाहिए. सबकी अलग अलग सोच हो सकती है. हाउ डू वी डिसाइड हुज रूल्स और प्रेफरेंसेस शुड गवर्न अस. तो हम कैसे तय करें कि किसके नियम जो है हम सब पे लागू हो, किसके द्वारा या किसके जो सोच है वो हम सबके लिए लागू हो, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे तय करें, यही कहा जा रहा है. यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव बाय आर द बेस्ट. है ना, जैसे हमको लग सकता है, मुझे लग सकता है कि भाई मैं जैसा सोचता हूँ बच्चों के लिए वही सही हो, बट अदर्स थिंक दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट. लेकिन दूसरों को लगता है कि भाई उनकी सोच सही है. समझ में आ रही बात? भाई बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है सबके लिए, लेकिन कोई और आदमी उसको लग सकता है कि नहीं नहीं वो जो सोच रहा है वही बेहतर है सबके लिए. तो हाउ डू वी रिजॉल्व द डिस्प्यूट. तो ये जो डिस्प्यूट है, हम सोच रहे हैं कि हमारा नियम सही है, वो सोच रहा है कि हमारा सोचना सही है, कैसे तय करें? So even before you decide what rules should govern this group, you have to decide who gets to decide. तो पहले ये तय कर दें कि क्या नियम कानून होंगे, उससे पहले हमें ये तय करना पड़ जाता है कि तय कौन करेगा कि क्या नियम होंगे. क्या नियम होंगे वो तो बात की बात है, पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन ये तय करेगा भाई. उस पर भी लड़ाई, उस पर भी विवाद हो जाएगा. तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इसका जवाब संविधान देता है कि कौन तय करेगा कि नियम कानून क्या होंगे, किनको ये अधिकार होगा तय करने का. ये कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी अच्छा पॉइंट है. हाँ. इट specifies
द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। ये तय करता है कि समाज में किसको क्या पावर होगा, किसको फैसला लेने का अधिकार होगा, किसको क्या अधिकार होंगे या शक्ति होगी, वो जो है संविधान बताता है। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। तो एक सोसाइटी में जो बेसिक पावर का एलोकेशन होता है कि हाँ भाई ये फैसला लेंगे, ये फैसला लेंगे और ये इन मामलों पर फैसला ले सकेंगे, इनको ये शक्ति होगा, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। ये बताता है कि समाज में किसको पावर होगा। अगर किसी को पावर, ऐसे तो सब बराबर है, नॉर्मल पीपल, बट इफ समवन इज गिवन सम पावर, देन हु विल बी गिवन एंड व्हाट पावर्स ही विल बी गिवन। सो इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट the laws will be. It decides, यानी the constitution decides who gets to decide what the laws will be, यानी किसको ये अधिकार मिलेगा तय करने का, किसको ये शक्ति मिलेगा कि क्या नियम कानून होंगे समाज में। यानी कि समाज के नियम कानून कौन तय करेगा, ये क्या कौन बताता है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। In principle, this question, who gets to decide, can be answered in many ways. अब ये सवाल की बात करें कि कैसे, किसको अधिकार मिले, किसको शक्ति मिलेगी, who will get the power या who gets to decide, it can be answered in many ways. In a monarchical constitution, a monarch decides। एक मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, तो वहाँ मोनार्क ही तय करता है कि किसको पावर मिलेगा, कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा पब्लिक का। जैसे पहले क्या होता था, याद करिए ब्रिटिश टाइम्स में, कि गवर्नर जनरल ही अपॉइंट करता था ऑफिसर्स को या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह को। वही ना अपॉइंट करता था, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वही अपॉइंट करते थे ऑफिसर्स को, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो वही कहा जा रहा है कि ये ना मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्क डिसाइड्स कि किसको पावर होगा नहीं होगा, कौन किस पोस्ट पे काम करेगा। इन सम कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन, वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड। कुछ देश में ऐसा संविधान था, जैसे सोवियत यूनियन का, जो पहले का सोवियत यूनियन कहते थे, यानी 91 के पहले यूएसएसआर, वहां एक ही सिंगल पार्टी थी जिसको ये तय करने का अधिकार होता था। वहां एक ही सिंगल पार्टी, वन पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, ब्रॉडली स्पीकिंग, द पीपल गेट टू डिसाइड। लेकिन जहां डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ द पीपल है, वहां कौन तय करता है, पीपल गेट टू डिसाइड। इन द डेमोक्रेसी पीपल गेट टू डिसाइड। डेमोक्रेटिक जहां है वहां, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मैंने बताया है, डेमोक्रेसी इज डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस means people and kratos means rule. So rule of the people, it is called as democracy. So where democracy is there, so there who gets to decide कि who will be to fix the rules, the people. मोनार्की है जहां, वहां कौन तय करेगा, मोनार्क, जो राजा है। ओके,
बट दिस मैटर इज नॉट सो सिंपल, ये इतना सरल नहीं है तय करना, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड। लोग कैसे तय करें, कैसे तय करेंगे लोग कि कौन जो है ये तय करेगा, किसको ये पावर होना चाहिए। हाउ शुड द पीपल डिसाइड, किस तरीके से लोगों को तय करना चाहिए। फॉर समथिंग टू बी लॉ शुड एवरीवन एग्री टू इट, यानी कानून बनने के लिए क्या बात है कि क्या सभी को एग्री करना होगा कि हाँ सब लोग जब मानेंगे तभी उसको तय किया जाए। तो ऐसे तो कोई बातें पर सब लोग नहीं मानेंगे। आपको लगता है किसी बात पे पूरा समाज एक हो सकता है कि हाँ हम सब ऐसा ही सोचते हैं? 10% भी नहीं हो सकता है, पूरा तो छोड़ दीजिए। सबका अलग अलग सोच है, सब अलग अलग सोचेगा। शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशियंट ग्रीक्स डिड। अब जैसे ग्रीक में क्या होता था, कोई भी फैसला होता था सब लोग को जमा किया जाता था और कहा जाता था हाँ भाई सब लोग बोलो क्या करना है। डायरेक्टली सब लोग हाँ ना में हाथ उठाता था, करता था, तब उसी हिसाब से फैसला राजा करता था। क्या वैसे किया जाना चाहिए हर फैसला? संभव है कि भारत की ही 140 करोड़ जनता एक साथ जमा होकर फैसला कर सके हर छोटे बड़े बात पर? ग्रीक सा जो है तो बहुत छोटा सा था और उसमें भी ऐसे बहुत कम लोग थे जिनको ये होता था। लेकिन हाँ ग्रीस में होता था क्योंकि बहुत छोटा स्टेट था, लिमिटेड पॉपुलेशन वाला, तो वहाँ सब लोग मिल के फैसला करते थे। ग्रीस में सभी लोग जितने होते थे बहुत लिमिटेड थे, लेकिन सारे फाइटर्स थे। वही लोग देश की सेना का भी काम करते थे, देश की रक्षा भी करते थे, सब कुछ वही करते थे। तो जब फैसला भी लेना होता था तो सारे जमा होते थे और फिर सबके सामने बात रख के जो सब कहते थे वही होता था। कोई लीडर पार्टिकुलरली नहीं होता था लोगों में। लीडर होता था, राजा होता था ना, राजा। लेकिन राजा के सामने सीधे सब प्रजा, फिर बीच में कोई नहीं होता था, रिप्रेजेंटेटिव सब कोई नहीं होता था, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहां सीधे राजा और प्रजा और कोई नहीं, बीच में कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे सब ब्यूरोक्रेट्स हो गया है, कुछ नहीं, एमपी, पार्लियामेंट, ये जुडिशियरी, कुछ नहीं है उसमें। वो सब लागू करने वाले रहते थे, फैसले लेने वाले, जैसे लेजिस्लेचर है आज चुनाव होता है, पार्लियामेंट जाते हैं, असेंबली जाते हैं लोग, वैसे वहाँ कुछ नहीं होता था। सीधे सीधे लोगों से ही वहाँ पूछा जाता था भाई क्या नियम होना चाहिए, जैसा लोगों ने वोट किया उस हिसाब से राजा डायरेक्ट पूछा बस हो गया। बहुत अच्छा है तब। अच्छा था, लेकिन हर जगह प्रैक्टिकल नहीं ना है। वो तो छोटा राज्य था और वैसे लोग थे उतने कि लिमिटेड लोग थे और वो बहुत पढ़े लिखे और मतलब जो भी अपना हर फील्ड में वो एक्सपर्ट होते थे कि वो उस तरह से ओपिनियन भी अपना देते थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। यहाँ तो बुलाएगा सब सोया रहेगा, अरे कौन जा रहा है, बुला रहा है मोदी, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि शुड द पीपल डायरेक्टली वोट। नेटवर्क वहाँ पर है। Should the people directly vote on each matter as the ancient Greek, जैसा एंशियंट ग्रीक में होता था कि हर मैटर पर लोगों को डायरेक्ट अपना अपना वोट दें, और should the people express their preferences by electing, or should the people express their preferences by electing representatives, या लोगों को अपना मत जो है वो कैसे बताना चाहिए, अपने प्रतिनिधि चुन के कि हाँ भाई हमारे प्रतिनिधि हैं, जो ये कहेंगे वही बात हो। सब लोग, हम लोग दिल्ली नहीं आ सकते इसलिए इनको चुन के दिल्ली भेज रहे हैं, यही ना है भाई। पूरी देश संसद में नहीं जा सकती है तो अपने अपने इलाके से एक एक को भेज देती कि जाओ भाई हमारे खर्चे पर।
पूरा देश कैसे चलेगा? यही बोल रहे हैं, पूरा देश नहीं ना वहाँ जमा हो सकता है पार्लियामेंट में, हर इसलिए यहाँ से चुन चुन के भेज देते हैं 5 साल के लिए कि जाओ 5 साल के लिए, तो और असेंबली में यहाँ। बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स बी इलेक्टेड? लेकिन लोग अगर अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू काम करना चाहते हैं तो कैसे उनको चुना जाए कि कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा? हाउ मेनी शुड देयर बी, और कितने होने चाहिए, ये भी बात तय करने का है कि कितने होंगे। नहीं तो जाना तो हर कोई, दिल्ली जाने की बात आएगा सब आगे खड़ा हो जाएगा, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो कितने लोग होने चाहिए, कैसे चुना जाना चाहिए? In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances Parliament gets to decide laws and policies, and that Parliament itself be organized in a particular manner. ठीक है, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ज़्यादातर मामलों में पार्लियामेंट ये तय करेगी कि क्या नियम कानून होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या नीतियां चलेंगी देश में। इसको ये तय करने का अधिकार दिया गया है। नियम कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। और हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है देश के लिए नियम कानून कौन तय करता है? पार्लियामेंट। तो बैठक वहीं पे ना होता है, वही बैठक होता है। एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। और संविधान हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि पार्लियामेंट कैसे बनेगी, यानी कि कैसे मेंबर्स उसमें चुने जाएंगे। बिफोर आइडेंटिफाइंग what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. तो कानून बनाने से पहले बताना पड़ता है कि किसको ये शक्ति होगा, अधिकार होगा इसको लागू कराने का। इसको लागू कौन कराएगा पहले बता दिया जाता है। लोग देखे गए लागू कराने वाले में दम नहीं है, मारेंगे एक बेहोश हो जाएगा वही, उससे कोई डरेगा? लेकिन लागू कराने वाले सब पहलवान रख दिए हो, फिर देखिए लोग उधम करने से डरें कि अरे मारेगा ठीक कर देगा तुरंत। तो इफ पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी, इफ पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू enact laws, there must be a law that bestows this authority on parliament in the first place. कहा जा रहा है कि अगर ये पार्लियामेंट तय करेगी कि देश में क्या नियम कानून होंगे, तो पहले एक पार्लियामेंट को ये अधिकार देने वाला ऐसा कोई कानून होना चाहिए जो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है, शक्ति देता है ये चुनने का, ये तय करने का कि नियम कानून क्या होंगे इस देश में। समझ रहे? पहले पार्लियामेंट को ये पावर देने वाला कोई अथॉरिटी होना चाहिए, कोई जो है कानून होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसका फंक्शन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है पार्लियामेंट को। बिस्टाव मतलब ये भी वही गिव, टू गिव, टू गिव। टू गिव, प्रोवाइड, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा कि देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बिस्टाउज दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट।
in the first place. This is the function of constitution. It is an authority that constitutes government in the first place. तो यही वो अथॉरिटी है जो कि सरकार का निर्माण करती है, गठन करती है। सरकार जो बनती है वो किसके अधिकार से बनती है? संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार से बनती है। हाँ, सरकार का कोई भी चीज होता है तो संवैधानिक के तौर पे होता है। ठीक है, तो इट इज द एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द कि कैसे सरकार बनेगी, और सरकार बनने का जो उसका कानून, उसका अधिकार देता है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो लिख लीजिए, द सेकंड फंक्शन, इसको अच्छा बोल्ड द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ is to specify who has the power to make decisions in a society. ठीक है, फुल स्टॉप। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन है, ये बताना कि किसके पास अधिक फैसले करने की शक्ति होगी। ठीक है, तो एक तरह से ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कैसे सरकार बनेगी, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड।